नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो वे विद्यार्थी जो पहली बार क्लासों को ले रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलती रहे। उसके अलावा अपन है जो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है वो बीएससी एग्रीकल्चर के प्रत्येक सेमेस्टर की है जो क्लासें है जो आपको है जो यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर है जो अवेलेबल करवाता है। तो अपने उन दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को है जो जरूर शेयर कीजिए जो है बीएससी कर रही है एग्रीकल्चर से। आज अपन बात करेंगे अपन है जो पिछली क्लास में है जो जीपीबी 211 के बाद सिलेबस एनालिसिस किया गया। अपन ने जो पिछली क्लास में है जो जीपीबी 211 का सिलेबस एनालिसिस किया था। जीपीबी 211 एंड प्लांट बिल्डिंग है जो अपन ने सिलेबस एनालिसिस किया था कि अपन को है जो प्लांट बिल्डिंग में है जो क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आज अपन है जो इसका फर्स्ट चैप्टर है जो फर्स्ट लेसन है उसके बारे में है जो अपन है बात करने वाले हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है कि प्लांट बिल्डिंग की परिभाषा बतानी है, डेफिनेशन के बारे में बताना है, उसके अलावा प्लांट बिल्डिंग के ऑब्जेक्ट बताने हैं और इसकी क्या रोल है, इसके योगदान के बारे में है जो अपन को बताना है। तो आज अपन शुरू करते हैं प्लांट बिल्डिंग के बारे में सामान्य जानकारी शुरू करते हैं कि प्लांट बिल्डिंग क्या होता है। पादप प्रजनन बात करें, अगर अपन प्लांट बिल्डिंग की बात करें पादप प्रजनन प्लांट बिल्डिंग हिंदी में है जो पादप प्रजनन कहते हैं प्लांट बिल्डिंग। अगर अपन पादप प्रजनन प्लांट बिल्डिंग की बात करें कि पादप प्रजनन ये जो प्लांट बिल्डिंग है ये क्या होता है, तो ये किस शाखा का होता है। पादप प्रजनन की बात करें तो ये एक विज्ञान है और कला है। क्या है ये? एक कला है, विज्ञान है। इसमें जो कला की भी जरूरत होती है, आर्ट की भी जरूरत होती है, उसके साथ में है जो विज्ञान के जो साइंटिफिक तरीके हैं, जो साइंटिफिक विधियां हैं उनका भी है जो जरूरी है। प्लांट बिल्डिंग की बात करें तो ये एक प्राकृतिक जनन है। पादपों में प्राकृतिक जनन की प्रक्रिया है तो वो कौन सी है? प्लांट बिल्डिंग है। और अगर पादपों में प्राकृतिक जनन की बात करें तो वो अपन प्राकृतिक जनन है, प्लांट पादप जनन है जो प्राकृतिक है। और ये है जो कृत्रिम प्रजनन की प्रक्रिया है। क्या पादप प्रजनन की है जो कृत्रिम प्रक्रिया है, कृत्रिम जनन की है जो प्रक्रिया है पादप प्रजनन। अगर अपन प्लांट बिल्डिंग की बात करें तो प्लांट बिल्डिंग क्या होता है उसकी अगर अपन बात करें तो ये वो कला है, विज्ञान है जिसके अंतर्गत है जो पौधों को है जो अधिक आर्थिक महत्व के उद्देश्य से बनाने के लिए है जो उसमें आनुवंशिक सुधार किए जाते हैं। प्लांट बिल्डिंग की बात करें ये कला एवं विज्ञान है। प्लांट बिल्डिंग क्या है? कला एवं विज्ञान है। कला भी है और विज्ञान भी है जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जिसके अंतर्गत है जो फसली पौधों के आनुवंशिक गुणों में सुधार करके उसको है जो मानव के लिए अधिक आर्थिक महत्व का बनाया जाता है। जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत है जो अपन क्या करते हैं पौधों को है जो अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से है जो उनमें आनुवंशिक सुधार किया जाता है। अंतर्गत पौधों को अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से पौधों को अधिक आर्थिक महत्व यानी कि उसकी है जो उपज में वृद्धि करके उसकी क्वालिटी में बढ़ाकर उसकी क्वालिटी में है जो वृद्धि करके उसको है जो मानव के लिए है जो अधिक उपयोगी बनाना, उसके आनुवंशिक गुणों में सुधार करना। आनुवंशिक गुणों में सुधार करना क्या कहलाता है? प्लांट बिल्डिंग कहलाता है। पादप प्रजनन कहलाता है। पादप प्रजनन क्या होता है कि पौधों को अधिक महत्व के उद्देश्य से बनाने के लिए उसकी उपज में वृद्धि करना, उसकी उपज की गुणवत्ता में वृद्धि करना, उसकी है जो फसल परिपक्वता है उसमें है जो वृद्धि करना, उसके उद्देश्य से है जो पौधों को है जो अधिक महत्व के उद्देश्य से बनाएंगे जिससे है जो मानव को है जो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उस उद्देश्य से पौधों के जीनोटाइप या जो आनुवंशिक संगठन है पौधों का उसका है जो उसमें परिवर्तन करने की जो कला है विज्ञान है वो क्या है? पादप प्रजनन है। उसके अलावा इसके एक और परिभाषा है उसकी अगर अपन बात करें पादप प्रजनन की दूसरी परिभाषा की बात करें तो वो क्या परिभाषा है? अगर अपन पादप प्रजनन की दूसरी विधि एक और परिभाषा की बात करें तो वो क्या है? फसलों के जीनोटाइप में परिवर्तन करके, फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उसको है जो मानव के लिए उपयोगी बनाने की जो क्रिया है वो पादप प्रजनन कहलाती है। फसलों के जीनोटाइप में परिवर्तन करके जीनोटाइप में परिवर्तन यानी कि जीनोटाइप होते हैं जो लक्षण प्रारूप होते हैं
पौधे के जो जीन प्रारूप होती है, जीनोटाइप, उनमें है जो परिवर्तन करके उसको मानव के लिए अधिक उद्देश्य बनाना, मानव के लिए अधिक महत्व के उद्देश्य का बनाना। उद्देश्य के बनाने की क्रिया, जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? पादप प्रजनन कहलाती है। यानी कि फसलों में सुधार करना, फसलों के अंदर गुणों में है जो आनुवंशिक गुणों में सुधार करना, जिससे है जो मानव को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, तो वो क्रिया होती है, वो पादप प्रजनन कहलाती है। पादप प्रजनन की बात करें तो ये एक विज्ञान एवं कला है। उसके अलावा बात करें तो पादप जनन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जबकि पादप प्रजनन एक कृत्रिम प्रक्रिया है। ये भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत, कि पादप जनन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। पादप जनन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये नेचुरली होती है, ये है जो प्रकृति द्वारा है जो अपने आप संवती होती है। और जबकि जो पादप प्रजनन है, प्लांट बिल्डिंग की अगर अपन बात करें तो पादप प्रजनन है एक कृत्रिम प्रक्रिया है। पादप प्रजनन है वो एक कृत्रिम प्रक्रिया है। कृत्रिम प्रक्रिया है, यह है जो आर्टिफिशियल होती है, मनुष्य के द्वारा है जो इस प्रक्रिया को है जो संपन्न किया जाता है। जबकि पादप जनन है जो अपने नेचुरल के द्वारा होती है, इसमें है जो किसी की आवश्यकता नहीं हुई। तो यह हो गई प्लांट प्रजनन, जो प्लांट बिल्डिंग है, पादप प्रजनन है, उसकी परिभाषा हो गई। अब अपन देखें इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लांट बिल्डिंग के उद्देश्य क्या है। अगर अपन उद्देश्यों की बात करें, प्लांट बिल्डिंग अपन उद्देश्यों की बात करें, इसके ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट बिल्डिंग, प्लांट बिल्डिंग के उद्देश्य की बात करें कि पादप प्रजनन के क्या क्या उद्देश्य है, इन उद्देश्यों की बात करें अपन, तो इसमें अगर उद्देश्यों की बात करें तो इसमें पहला उद्देश्य बात करें तो अधिक उपज प्राप्ति, यानी कि ये जो हाईली है जो यील्ड की प्राप्ति करनी है अपन को, अधिक उपज की प्राप्ति। पहला उद्देश्य क्या है? अधिक उपज की प्राप्ति, अधिक उपज की प्राप्ति। हायर यील्ड। फसलों में है जो उनके गुणों में है जो इस प्रकार से है जो परिवर्तन करना, जिससे है जो वातावरण के प्रति है वो अनुकूल हो सके, अधिक से अधिक अनुकूल हो तथा अधिक से अधिक है जो उपज है जो दे। जैसे संकर किस्मों के विकास से है जो उनकी है जो उपज में है जो फसलों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा अपन और देखें तो दूसरा है कि उत्पाद के गुणों में सुधार, यानी कि जो फसल यील्ड प्राप्त होती है उस यील्ड में जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में है जो सुधार करना। दूसरा उद्देश्य है फसलों की गुणवत्ता में सुधार, फसलों की गुणवत्ता में सुधार। दूसरे उद्देश्य की अपन बात करें तो दूसरा उद्देश्य क्या है? फसलों की गुणवत्ता में सुधार, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ, जो यील्ड होती है उसमें है जो सुधार करना, इंप्रूवमेंट करना। फसलों की जो उपज है उस उपज के अंदर है उपज की है जो गुणवत्ता में सुधार करना। फसलों की है जो अधिक बीज है जो सुडौल होंगे और अधिक गुणवत्ता युक्त होते हैं, बीज के अंदर है जो पोषक तत्वों की मात्रा अगर अधिक होगी तो है जो फसलों की जो उपज है उसकी है जो मुनाफा है जो अपन को है जो अधिक होगा, उसकी आमदनी है जो अधिक होगी, उसको है जो प्रति क्विंटल है जो उसकी रेट है वो भी है जो अधिक गुणवत्ता के कारण है जो उसकी रेट में भी है जो वृद्धि होगी, जिससे अपन को अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त होगी। उसके अलावा है प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, रेजिडेंस वेराइटीज का है जो विकास करना। तीसरा क्या है? प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, प्रतिरोधी किस्मों का विकास। प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना जैसे लवण प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, सूखा प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, उसके अलावा कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, उसके अलावा डिजीज प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना। इस प्रकार है जो प्रतिरोधी किस्मों का विकास करके है जो रेजिडेंस अपन है जो किस्मों का है जो निर्माण करके है जो अपन है अधिक से अधिक है जो उपज प्राप्त कर सकते हैं। अगर अपन प्रतिरोधी किस्मों का विकास करेंगे तो प्रतिरोधी किस्मों की बात करें तो इनके विकास से है जो अगर कहीं पर अधिक रोग है फसलों में, वहाँ पर है जो रोग प्रतिरोधी किस्मों का अगर अपन विकास करेंगे तो अधिक
है जो अपन को है जो वहाँ पर फसलों में है जो रोग नहीं लगेगा। पहला अगर अपन प्रतिरोधी किस्मों की बात करें तो डिजीज रेजिडेंस। अगर अपन डिजीज रेजिडेंस की बात करें, जैसे रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, रोग प्रतिरोधी किस्मों की विकास बात करें अगर अपन, तो कहीं पर है जैसे गेहूं के अंदर कोई फसल है, वहां पर है जो कोई गेहूं का रोग है वहां पर अधिक लगा हुआ है, वहां पर अगर अपन रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करेंगे तो उस फसल में जो रोग कम लगेंगे, तो जिससे अधिक उपज प्राप्त होगी। उसके अलावा बात करें तो इंसेक्ट रेजिडेंस, कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास करके भी है जो अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। कीटों से जो प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, जैसे बीटी कपास है, तो बीटी कपास है वो गोलवर्म कीटों का है जो रेजिडेंस फसल है, उसमें है जो गोलवर्म कीटों का है जो प्रकोप नहीं होता है, तो जिससे है जो कपास कम से कम खराब होता है और अपन को है जो अधिक से अधिक उपज प्राप्त होती है। उसके अलावा बात करें तो ड्रॉट रेजिडेंस, अगर अपन ड्रॉट रेजिडेंस की बात करें, सूखा प्रतिरोधी किस्मों की बात करें, तो शुष्क क्षेत्रों में जो अगर जल की आवश्यकता, जल है जो कम उपलब्ध होता है, वहाँ पर है जो बारिश कम होती है, तो वहाँ पर है जो शुष्क प्रतिरोधी किस्मों का विकास करके है जो कम जल में है जो उगने वाली किस्मों का है जो विकास करके है जो अपने अधिक उपज है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो साल्ट रेजिडेंस, अगर अपन साल्ट रेजिडेंस की बात करें, लवण प्रतिरोधी किस्मों की बात करें, तो लवणीय क्षेत्रों में जहाँ की मृदा है जो लवणीय होगी, वहां पर अगर अपन साल्ट रेजिडेंस किस्मों को उगाते हैं, लवण प्रतिरोधी किस्मों को उगाते हैं, तो अपन को जो अधिक से अधिक उपज प्राप्त होगा। उसके अलावा अगर अपन अगले अपन उद्देश्य की बात करें, और क्या क्या उद्देश्य है, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो है जो अधिक दक्षता वाली किस्मों को है जो विकास करने का भी है जो इसके अंतर्गत किया जाता है। चौथे उद्देश्य की बात करें, अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास, अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास। अगर अपन है जो अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करेंगे तो वो है किस्में है जो अपन जिस उर्वरक को देते हैं, खाद या उर्वरक को अपन है जो मृदा में देते हैं, तो वो है जो अधिक से अधिक उसका है जो खाद और उर्वरक से है जो पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे। सिंचाई जल को भी है जो अधिक से अधिक ग्रहण करेंगे, जिससे अपन को है जो कम है जो उसमें खाद या उर्वरक देने की आवश्यकता होगी और अपनी है जो बचत हो जाएगी खाद या उर्वरक देने की, जिससे भी है जो अपन को अधिक से अधिक उपज प्राप्त होगा। अधिक दक्षता वाली किस्मों से है जो पोषक तत्वों के ग्रहण करने की क्षमता है जो अधिक होती है, अपन को है जो उर्वरक आदि पर है जो अन्य खर्चा है वो है जो अपना कम हो जाएगा। उसके अलावा अगर अपन बात करें नई किस्में है जो उनके द्वारा है जो खाद और जो पोषक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में ग्रहण कर ली जाती है, जिससे अपन को उसमें नाइट्रोजन के लिए जो यूरिया वगैरह अपन देते हैं वो कम मात्रा में देगी। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास, शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास। अगर अपन शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास करेंगे, पादप प्रजनन के अंतर्गत शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास के कारण एक ही ऋतु में, अब एक ही वर्ष में अपन लगभग 3 फसलों को ले सकते हैं। खरीफ ऋतु में फसलों को ले सकते हैं, जायद ऋतु में और रबी ऋतु में। 3 फसलों में जो अपन फसल को है जो एक ही जगह पर एक ही खेत में जो 3 प्रकार की अलग अलग 3 ऋतुओं में जो कम पकने समय में पकने वाली किस्मों का विकास करके है जो इनको ले सकते हैं, जिससे अपन को है जो अधिक है वो मुनाफा प्राप्त होता है किसानों को। उसके अलावा है समकाल पकना, समकाल परिपक्वता। समकाल पकना या समकाल परिपक्वता की बात करें, अगर अपन खेत में मानो अपन ने जो मिश्रित फसल उगाई है, अगर अपन ने एक ही खेत में 2 प्रकार की किस्मों को है जो एक साथ में फसलों को है जो एक साथ में उगाया है, तो उनमें अगर समकाल परिपक्वता होगी तो वो है आसानी से है जो अपन को है जो आसानी से है जो अपन है उसको उखाड़ सकते हैं, एक साथ में उसकी है जो कटाई कर सकते हैं। इस कारण है जो समकाल परिपक्वता में भी है तो अच्छा होता है। उसके अलावा है कि जो विषाक्त पदार्थ है, विषाक्त पदार्थों से मुक्ति, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिस जो सब्सटेंस है, विषाक्त पदार्थों से मुक्ति, विषाक्त पदार्थों से मुक्ति। जो अनेक प्रकार के विषाक्त पदार्थ है, जैसे ज्वार के अंदर है जो धुरीन एसिड पाया जाता है। अगर अपन बात करें ज्वार में कौन सा पाया जाता है, HCN पाया जाता है, धुरीन एसिड पाया जाता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड पाया जाता है। उसके कारण है जो ज्वार को अगर कच्ची मात्रा में जो पशुओं को खिला दिया जाता है
तो उनमें ये जो विषाक्त पदार्थ बन जाता है और ये जो पशु है जो मर जाते हैं। तो उनमें ये जो विषाक्त पदार्थों की मात्रा को भी है जो प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा है जो अपन कम करके है जो अपनी है जो अधिक से अधिक है जो इनका मुनाफा कमा सकते हैं। पशुओं के लिए है जो अधिक है मात्रा में जो अपन चारा वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है मुख्य रूप से पादप प्रजनन के उद्देश्य। अब अपन बात करते हैं कि इसका है जो रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या है, यानी कि पादप प्रजनन का योगदान की बात करें अगर अपन, अब अपन बात करेंगे पादप प्रजनन का योगदान, रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन के योगदान की बात करें कि पादप प्रजनन का क्यों योगदान है अपने जीवन में, या जो कृषि है इस कृषि के क्षेत्र में पादप प्रजनन का क्या योगदान है उसकी अगर अपन बात करें तो पादप प्रजनन के द्वारा है जो भारतीय गन्ने का है जो नोबलिलाइजेशन किया गया। क्या किया, नोबलिलाइजेशन है जो किया गया भारतीय गन्ने का, क्या किया गया, पादप प्रजनन के द्वारा है जो भारतीय गन्ने का नोबलिलाइजेशन किया गया। भारतीय गन्ने का क्या, भारतीय गन्ने का नोबलिलाइजेशन किया गया। अगर अपन नोबलाइजेशन की बात करें कि नोबलाइजेशन क्या होता है, भारतीय गन्ने का नोबलाइजेशन किस प्रकार से किया, तो जो गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर है, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है जो भारतीय गन्ना जिसको अपन है जो सोरगम बारबेरी कहते हैं, और उसके साथ में है जो उष्णकटिबंधीय गन्ना है जिसको अपन है जो सोरगम ऑफिसिनेरम कहते हैं, उनके मध्य है जो संकलन करवाया गया। उससे है जो एक नई किस्म विकसित की गई, भारतीय गन्ने में जो सुधार किया गया और अधिक उपज है जो प्राप्त की जा सकी। अगर अपन बात करें गन्ने के नोबलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि जो गन्ना प्रजनन केंद्र है, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर पर, कोयम्बटूर में है जो ये है जो भारतीय गन्ने का है जो नोबलाइजेशन किया गया। इसमें क्या किया, भारतीय गन्ना है जिसको अपन ओपिसिनेरम बारबेरी कहते हैं, और उससे है जो संकलन करवाया गया ओपिसिनेरम सोरगम ओपिसिनेरम से है जो संकलन करवाया गया, उसमें है जो नई किस्म विकसित की गई। अगर अपन इसकी बात करें तो जो भारतीय गन्ना है, भारतीय गन्ना, जो भारतीय गन्ना है सोरगम ओपिसिनेरम, सोरगम बारबेरी, सोरगम बारबेरी का संकलन करवाया गया है। उष्णकटिबंधीय गन्ना के साथ में इसका संकलन है जो उष्णकटिबंधीय गन्ना के साथ में है जो करवाया गया है, जिसको अपन बोलते हैं सोरगम ओपिसिनेरम, सोरगम ओपिसिनेरम। तो सोरगम ओपिसिनेरम और सोरगम बारबेरी इनके मध्य है जो संकलन करवाया गया, क्योंकि भारतीय गन्ने के अंदर क्या होता है कि कम उपज प्राप्त होती है। भारतीय गन्ने की अगर अपन बात करें तो इससे है जो बहुत कम उपज प्राप्त होती है, बहुत कम उपज प्राप्त होती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो उसके साथ में है जो इससे है जो रस की मात्रा भी है जो रस कम निकलता है, और ये है जो बहुत कठोर होता है। क्या होता है, बहुत कठोर होता है। उसकी तुलना में अगर देखें तो ये बहुत कठोर होता है, बहुत कम मात्रा में जो इसे रस की प्राप्ति होती है और बहुत कम उपज देता है। इसकी तुलना में अगर अपन उष्णकटिबंधीय गन्ना की बात करें, सोरगम ओपिसिनेरम की बात करें, तो उष्णकटिबंधीय गन्ने में अगर अपन उष्णकटिबंधीय गन्ने की बात करें तो उष्णकटिबंधीय गन्ना है जो इसकी उपज अधिक होता है, ये अपन को अधिक उपज देता है। उसके अलावा बात करें तो इससे जो अधिक उपज प्राप्त होती है, अधिक रस की मात्रा प्राप्त होती है, अधिक रस की मात्रा प्राप्त होती है। उसके अलावा अपन देखें तो इसमें है जो अपन ये कोमल होता है। क्या होता है, ये है जो कोमल होता है, अधिक कोमल होता है। ये तना होता है इसका मोटा होता है, और इसका जो छिलका होता है वो कैसा होता है, पतला होता है। छिलका है जो पतला होता है। इसके कारण है जो ये अधिक उपजाऊ है, यहाँ अधिक महत्व रखता है ये गन्ना, उष्णकटिबंधीय गन्ना। लेकिन इस उष्णकटिबंधीय गन्ना को है जो अपन उत्तरी भारत में है जो उत्तरी भारत की जलवायु में अगर उगाते हैं तो ये उपज कम देता है, इसमें रस की मात्रा में भी है जो कमी आ जाती है। इस कारण है जो इसका संकलन है जो सोरगम बारबेरी से है जो करवाया गया। सोरगम ओपिसिनेरम का संकलन सोरगम बारबेरी से करवाया गया, जो बहुत कम उपज देता था, कम रस वाला था और बहुत कठोर
है जो इसका तना होता था और इसका संकलन करवाया गया, तो इसमें है जो सुधार हुआ, इसमें है जो अधिक उपज है जो अधिक हो गई और रस की मात्रा भी है जो बढ़ गई, जिसको है जो अपन गन्ने का नोबेलिनाइजेशन बोलते हैं। अगर अपन थ्योरी में बोले तो क्या लिखना है अपन को कि भारतीय गन्ना प्रजनन के अंदर कोयम्बटूर पर भारतीय गन्ना सोरगम बारबेरी का उष्णकटिबंधीय गन्ना सोरगम ओपिसिनेरम के साथ में संकलन करवाया गया, क्योंकि भारतीय गन्ना बहुत कम उपज देता था, बहुत कम इसमें रस की मात्रा होती थी और ये है जो बहुत कठोर होता था। इसकी तुलना में जो सोरगम ओपिसिनेरम है उष्णकटिबंधीय गन्ना है, इसमें जो उपज अधिक थी, रस की मात्रा भी अधिक थी और ये कोमल था, इसका तना मोटा था और छिलका भी है जो पतला था, इसके कारण ये अधिक उपजाऊ था। तो इसको है जो उष्णकटिबंधीय गन्नों को है जो अपन है जो उत्तरी भारत की जो जलवायु में उगाते थे तो उपज की मात्रा में घट जाती थी, इसलिए इनके मध्य संकलन करवाया गया और गन्ने का नोबेलिनाइजेशन करवाया गया। उसके अलावा अगर अपन और रोल देखें तो दूसरा है कि अर्धबोनी किस्मों का विकास, प्लांट बिल्डिंग। अगर अपन दूसरे रोल की बात करें अगर अपन, तो दूसरा है कि अर्धबोनी किस्मों का विकास, अर्धबोनी किस्मों का विकास। अगर अपन अर्धबोनी किस्मों की बात करें, किस्मों के अगर जो तना होता है उस तने के अगर है जो वृद्धि मोटाई उसकी लंबाई को है जो हाइट को है जो घटा दिया जाता है, तो वो फसलों में जो लॉगिंग की क्रिया होती है वो लॉगिंग की क्रिया है जो कम होगी। लॉगिंग की क्रिया क्या होती है? लॉगिंग की क्रिया के अंदर है जो फसल है जो खड़ी फसल है जो गिर जाती है, फसलों के गिरने की क्रिया होती है। अगर मान लो ये फसल है यहाँ पर, ये यहाँ पर गेहूं की या बाजरे की कोई फसल है, तो तेज हवा के कारण ये फसल गिर जाती थी अधिक ऊंचाई के होने के कारण, तो इसको है जो ऊंचाई में है तो कमी की गई, उसको अर्धबोनी किस्मों का है जो विकास किया गया। अगर अपन अर्धबोनी किस्मों की बात करें तो धान में है जो अर्धबोनी किस्मों के विकास के लिए जो उपयुक्त जीन है वो है डीजीवू जीन। अगर अपन पहली बात करें धान के बारे में, धान की बात करें अपन, तो धान में जो जीन होता है वो होता है डीजीवू जीन। डीजीवू जीन कौन सा जीन होता है? भारत में जो जीन होता है वो होता है डीजीवू जीन। भारत में है जो डीजीवू जीन के कारण है जो फसलें हैं वो कैसी हो गई, फसलें हैं वो बोनी हो गई। अगर इसके किस्मों की बात करें तो पहली किस्म है टेक्निक नवीन। कौन सी किस्म है? टेक्निक नवीन। टेक्निक नवीन है तो इसकी धान की है जो अर्धबोनी किस्म है जो विकसित की गई। उसके अलावा अगर अपन धान के अर्धबोनी किस्मों की बात करें तो IR8, ये भी है जो धान की है जो अर्धबोनी किस्म है IR8। तो ये है जो दूसरा है जो अपन बात करें अर्धबोनी किस्मों का विकास, तो इसमें है जो पहला है जो धान की अर्धबोनी किस्मों के लिए जो जीन जिम्मेदार जीन है वो है डीजीवू जीन, इसकी एक किस्म भी है डीजीवू जीन। उसके अलावा टेक्निक नवीन और IR8 है, ये है धान की अर्धबोनी किस्म। उसके अलावा अगर अपन गेहूं की बात करें तो गेहूं में कल्याण सोना और सोनालिका, गेहूं की अर्धबोनी किस्में कौन सी है? गेहूं की अगर अपन बात करें, तो गेहूं में है जो कल्याण सोना और जो सोनालिका है ये किस्म है जो होती है। गेहूं की अगर अपन बात करें तो गेहूं में कल्याण सोना और जो सोनालिका है ये किस्में है जो अर्धबोनी होती है। कल्याण सोना और सोनालिका किस्में है जो अर्धबोनी किस्में है, ये है जो अर्धबोनी किस्मों के विकास। उसके अलावा अगर अपन कपास की बात करें तो कपास में अर्धबोनी किस्मों का विकास है जो सीटी पटेल द्वारा किया गया। कपास की बात करें अगर अपन, कपास में अर्धबोनी किस्मों का विकास है वो सीटी पटेल ने किया, सीटी पटेल द्वारा GAU यानी कि गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के सूरत के जो केंद्र है, सूरत केंद्र पर है जो विकसित की गई। गुजरात कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के जो सूरत का केंद्र है वहां पर है जो कपास की किस्मों का अर्धबोनी किस्मों का विकास है वो सीटी पटेल द्वारा किया गया। अगर अपन किस्में देखें कपास में तो किस्में है गोदावरी, सावित्री और जयलक्ष्मी। कपास की अर्धबोनी किस्म कौन सी है? गोदावरी, सावित्री और जयलक्ष्मी। ये है जो कपास की है जो अर्धबोनी किस्म हो गई। तो अपन है जो दो रोल है, जो दो योगदान है वो पढ़िए। पहला गन्ने का नोबेलिनाइजेशन और दूसरा है जो अर्धबोनी किस्मों का विकास। उसके अलावा अगर अपन बात करें तीसरा है तो संकर किस्मों का विकास किया गया। कौन सी किस्मों का विकास किया गया? संकर किस्मों का विकास। तीसरा अगर अपन रोल की बात करें तो संकर किस्मों का विकास।
संकर किस्मों का विकास। संकर किस्मों का विकास भी है जो प्लांट बिल्डिंग के द्वारा है जो किया जाता है। अगर अपन बात करें ज्वार में, तो ज्वार में है CSH1 से CSH11 तक यह जो संकर किस्में विकसित की गई। ज्वार में संकर किस्मों की बात करें अपन अगर ज्वार में, तो ज्वार में CSH1 से CSH11 तक है जो विकसित की गई किस्में है जो कुल है जो 10-11 किस्में है जो ज्वार में संकर किस्में विकसित है। उसके अलावा अगर अपन बाजरा की बात करें तो बाजरा में PHB10, बाजरा की संकर किस्मों की बात करें तो इसमें है PHB10 के अलावा बात करें तो PHB14 यानी कि PHB14। उसके अलावा है जो BJ104 और BK506, BJ104 और BK506 ये किस्में है जो बाजरा में है जो संकर किस्में है जो पादप प्रजनन से है जो विकसित की गई। उसके अलावा मक्का में है मंजरी, विक्रम, सोना, विजय और किसान। मक्का की अगर अपन बात करें तो मक्का में क्या है, मक्का में क्या है मंजरी के अलावा अगर अपन बात करें तो विक्रम के अलावा है सोना। ये किस्में है जो मक्का में है जो संकर किस्में है उसको है जो विकसित की गई। एक है किसान, एक है पूसा जय किसान। कौन सी है? पूसा जय किसान। ये है जो मक्का में है जो संकर किस्म है जो पादप प्रजनन से विकसित की गई है। तो आज अपन अगर अपन बात करें तो ये योगदान हो गया। आज अगर अपन बात करें तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले है जो अपन ने है जो प्लांट बिल्डिंग की है जो परिभाषा देखी कि प्लांट बिल्डिंग क्या होती है। प्लांट बिल्डिंग पादप प्रजनन की वो शाखा, पादप प्रजनन वो कला है, विज्ञान है जिसके अंतर्गत फसलों को है जो अधिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से आनुवांशिक सुधार किया जाता है। इसके अगर योगदान की बात, इसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें तो है जो अधिक प्रतिरोधी किस्मों का विकास, जैसे कीट प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी, इंसेक्ट प्रतिरोधी, डिजीज रेजिडेंस, साल्ट रेजिडेंस यानी कि लवण प्रतिरोधी, ड्रॉट रेजिडेंस, सूखा प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया गया। शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास है जो पादप प्रजनन के अंतर्गत हुआ। समकाल परिपक्वता, उसके अलावा है जो अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास। ये है जो अपना योगदान हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। और योगदान की बात करें तो पहला है गन्ने का नोबिलाइजेशन की बात करें तो क्या होता है कि भारतीय गन्ना सैकरम ओपिसिनेरम है जो भारतीय गन्ना है, सैकरम बारबेरी है उसका संकलन है जो उष्णकटिबंधीय गन्ना के साथ में जो किया गया, सैकरम ओपिसिनेरम के साथ में किया गया। और गन्ने का है जो नई किस्म विकसित की गई। उसके अलावा अर्धबोनी किस्मों का है जो विकास है जो पादप प्रजनन से किया गया। उसके अलावा संकर किस्मों का विकास है जो पादप प्रजनन के अंतर्गत किया गया। तो आज की क्लास में अपन ने इतना ही पढ़ेंगे और अपना ये जो प्लांट बिल्डिंग का फर्स्ट चैप्टर है जो आज की क्लास में कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।